हेलो दोस्तों, जी भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों पुनः हम उपस्थित हैं आप लोगों के सामने और आज हम दो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने वाले, दो ऐसे महान शख्सियत के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो अपने अपने समकालीन के महानतम शासक और प्रधानमंत्रियों में शुमार किए जाते थे, जो अपने समकालीन के महानतम सुल्तानों और प्रधानमंत्रियों में शुमार किए जाते हैं। जी हाँ, जिनके इतिहास में बहुत प्रासंगिकता है, लेकिन बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। आज हम इन्हीं दो ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो बात कर रहे हैं महमूद बेगड़ा। गुजरात का एक ऐसा शासक था, एक ऐसा साम्राज्यवादी महानतम शासक था जो अपने समकालीन का, यह गुजरात के शासकों में सबसे महानतम शासक था। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो महमूद गवां की, महमूद गवां जो था, महमूद गवां यह एक ऐसा प्रधानमंत्री था, महमूद गवां एक ऐसा प्रधानमंत्री था बहमनी साम्राज्य का, जिसने अपने सैनिक नेतृत्व के दम पर, अपने कूटनीतिक नेतृत्व के दम पर इसने बहमनी साम्राज्य को उत्कर्ष की चरम काष्ठा पर पहुंचा दिया था। लेकिन इसका अंत जो होता है वो बहुत दुर्भाग्य होता है। लेकिन इसके अंत के मात्र 2 दशक बाद ही बहमनी साम्राज्य पूरी तरह से धीरे धीरे पतन के कगार पे पहुंचने लगता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं इन्होंने अकेले अपने दम पर जो है किस तरह से अपने साम्राज्य को इस्टेब्लिश किया, और न केवल इस्टेब्लिश किया बल्कि उन्होंने अपने साम्राज्यवाद का विस्तार भी किया। तो आज हम इन्हीं दो शख्सियत के बारे में बात करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इन दोनों के बारे में जानते हैं। महमूद बेगड़ा और महमूद गवां दोनों समकालीन थे। महमूद गवां जो था वह बहमनी साम्राज्य का प्रधानमंत्री था, और बहमनी साम्राज्य में सबसे योग्यतम प्रधानमंत्रियों में उसको शुमार किया जाता है, महमूद गवां को। जबकि महमूद बेगड़ा जो था वो गुजरात के सबसे महानतम शासकों में शुमार किया जाता है, जो एक महान साम्राज्यवादी शासक था। तो आज हम इन्हीं दोनों लोगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिनकी इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है, लेकिन बहुत कम लोग जो है इनके बारे में जानते हैं। तो आइए टॉपिक्स भी आने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए देख लेते हैं इतिहास के पन्नों में महमूद गवां। इतिहास के पन्नों में सॉरी दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। इतिहास के पन्नों में महमूद गवां और महमूद बेगड़ा की प्रासंगिकता महमूद बेगड़ा की प्रासंगिकता। तो आज हम इन्हीं दोनों लोगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, कहीं जाइए मत, आप बने रहिए हमारे साथ। महमूद बेगड़ा और दूसरी तरफ है महमूद गवां। दोस्तों, महमूद बेगड़ा एक ऐसा शासक था, गुजरात का एक ऐसा सुल्तान था जिसने अपने दम पर गुजरात का सबसे महानतम शासक कहलाया, और अपने दम पर जो है इसने गुजरात में सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार किया। न केवल गुजरात का बल्कि इसने जो है विदेशों में, यानी कि अगर बात करें तो मिस्र, अरब, फारस आदि देशों से जो है महमूद बेगड़ा के संबंध थे। और महमूद बेगड़ा जो था ये एक ऐसा सुल्तान था, एक विचित्र सुल्तान था कह सकते हैं। इसके बारे में सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी महमूद बेगड़ा के बारे में, लेकिन इसके अंदर काबिलियत भी थी। महमूद बेगड़ा, कहते हैं कि महमूद बेगड़ा जो था इसको पेटू के नाम से जाना जाता था। पेटू यानी कि आप कह सकते हैं ये इतना ज़्यादा खाना खाता था कि एक टाइम में यह कम से कम 35 किलो खाना खाता था। एक टाइम में महमूद बेगड़ा 35 किलो खाना खाता था। कम से कम 4 से 5 किलो जो है यह नाश्ते में मिठाई, यानी कि खाना खाने के बाद यह मिठाई खा जाता था। जबकि नाश्ते में जो है नाश्ते में लगभग 150 केले
नाश्ते में लगभग 150 केले, 1 मटका घी और 1 मटका दही खा जाता था। जबकि यहाँ तक कि यह सोने के बाद भी इसके आसपास जो है खाने की चीज़ें रख दी जाती थी, ताकि सुल्तान को रात में जो है अगर भूख लगे तो उसको जो है दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन में कितना खा जाता था, ये एक दिन में जो है कितना खाना खा जाता था। और कहा जाता है कि इसकी मूछें जो थी इतनी लंबी लंबी थी इसकी मूछें, तो ये मूछों को यह पीछे ले जा कर के बांधता था। यानी कि है ना विचित्र प्राणी, यानी कि इसकी मूछें जो थी इतनी लंबी लंबी थी, यह मूछों को ले जा कर के पीछे बांधता था। और तो और यह एक विश्व व्यक्ति भी था, यह एक विश्व व्यक्ति था। यानी कि शुरू से ही इसने जो है विषपान करना प्रारंभ कर दिया था। कहा जाता है कि इसके शरीर में इतना ज़्यादा विष की मात्रा हो गई थी, यदि इसके शरीर में कोई मक्खी भी बैठ जाती थी तो वह फूल करके तुरंत मर जाती थी, वह फूल करके तुरंत मर जाती थी। मात्र 13 वर्ष की आयु में यह गुजरात के सिंहासन पर बैठा और लगभग 52 वर्षों तक इसने शासन किया। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में यह गुजरात के सिंहासन में बैठा और यह गुजरात के सिंहासन में बैठने वाला 6वां शासक था। यह गुजरात के सिंहासन में बैठने वाला 6वां शासक था। लगभग 52 वर्षों तक जो है इसने शासन किया। अगर हम बात करेंगे महमूद बेगड़ा की, तो लगभग 1459 में महमूद बेगड़ा लगभग 1459 में यह सिंहासन में बैठता है और 1511 तक 1459 से 1511 तक जो है यह महमूद बेगड़ा गुजरात के सिंहासन पर बैठता है। और महमूद बेगड़ा जो था, महमूद बेगड़ा इसने कई प्रमुख नगर भी बसाए, इसने कई अभियान भी किए। यहाँ तक कि इसने जो है पुर्तगालियों की शक्ति को कम करने के लिए, हिंद महासागर में पुर्तगालियों की शक्ति को कम करने के लिए, अरब सागर में पुर्तगालियों की शक्ति को कम करने के लिए, यहाँ तक इसने मिस्र के शासक से भी सहायता ली और उसने जो है काफ़ी हद तक यह सफल भी रहा पुर्तगालियों को दबाने में। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा प्रासंगिकता रही। अगर हम बात करेंगे तो सल्तनत कालीन के समय हम देखें कि जिस समय जो है तैमूर लंग का दिल्ली पे आक्रमण होता है, उसी समय प्रांतीय राज्यों में ढेर सारे राज्य जो है उदय होते हैं, अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। उन्हीं राज्यों में जो था यह एक राज्य था गुजरात। अगर भारत के मैप में गुजरात देखेंगे तो गुजरात कहाँ स्थित है, भारत के मैप में देख लेते हैं, छोटा सा मैप। ये भारत है और भारत के मैप में देखेंगे तो ये पश्चिमोत्तर, लगभग ये पश्चिम वाला बेल्ट जो है यह गुजरात का है। और इन्हीं साइड में यहीं पे जो है सल्तनत कालीन में एक नया स्वतंत्र राज्य हुआ जो गुजरात के नाम से कहलाया। यानी गुजरात जो है एक अलग स्वतंत्र प्रांत के रूप में हुआ और इसी पे शासन करने वाला 6वां शासक था महमूद बेगड़ा जो था इसी के टाइम पीरियड में यह शासन करता है। और यह जो है अगर देखेंगे तो सल्तनत कालीन में जब महमूद बेगड़ा का शासन यहाँ रहता है तो सल्तनत कालीन में यहाँ लोधी वंश चलता रहता है। दिल्ली में यहाँ पे कौन था, लोधी वंश था, लोधी वंश। और लोधी वंश का शासक जो था वो सिकंदर लोधी जो था वो गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा का समकालीन था और इसका मित्र भी था। तो आइए देख लेते हैं पूरा डिटेल से महमूद बेगड़ा के बारे में। महमूद बेगड़ा यह मात्र 13 वर्ष की आयु में जो है यह 13 वर्ष की आयु में यह सिंहासन पर बैठा और यह 13 वर्ष की आयु में यह सिंहासन में बैठा और लगभग 52 वर्षों तक इसने शासन किया। 52 वर्षों तक यह शासन किया और यह गुजरात का सबसे महानतम साम्राज्यवादी शासक था। यह गुजरात का सबसे महानतम साम्राज्यवादी शासक था। यह गुजरात का सबसे महानतम साम्राज्यवादी शासक था और यह सिंहासन
सिंहासन पर 1459 1459 to 1511, यानी कि ये जो टाइम पीरियड रहता है लगभग 52 वर्षों तक का टाइम पीरियड जो रहता है वो महमूद बेगड़ा का था। एक्चुअली में बेगड़ा जो थी वो इसे उपाधि मिली थी, बेगड़ा जो है इसे उपाधि के रूप में मिली थी। और बेगड़ा जो उपाधि मिली थी क्योंकि यह गुजरात पे जो है सैन्य अभियान करता है, गुजरात पर सैन्य अभियान करके इसने जो है चंपानेर और गिरनार में दो ऐसे किले थे जिन्हें अभेद्य माना जाता था, दो ऐसे किले थे जिन्हें अभेद्य माना जाता था। इसने जो है आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त कर ली, जिसकी वजह से इसे बेगड़ा की उपाधि मिली। अब कहा जाता है कि ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था, लेकिन हिंदुओं के प्रति थोड़ा सा इसका जो है भेदभाव, थोड़ा सा रवैया अलग था। इसने हिंदू मंदिरों को कई हिंदू मंदिरों को भी इसने जो है क्षतिग्रस्त पहुंचाया था। यहाँ तक कि कहा जाता है जो है द्वारिका को भी इसने जो है क्षतिग्रस्त किया था। और वहाँ से यानी कि जो मुस्लिम यात्री थे जो हज पर जाते थे, हज की यात्रा के लिए जाते थे, तो लुटेरों के द्वारा जो है उनको लूट लिया जाता था। तो इसलिए जो इसने अभियान करके यहाँ पे जो है डाकुओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। तो 1459 से लेकर के 1511 तक का जो टाइम पीरियड है वह किसका है? तो महमूद बेगड़ा का टाइम पीरियड है। और महमूद बेगड़ा जो था यह गुजरात का एक महानतम साम्राज्यवादी शासक था, गुजरात का यह एक महानतम साम्राज्यवादी था। इसने जो है सौराष्ट्र के गिरनार और गुजरात के चंपानेर, सौराष्ट्र के गिरनार और गुजरात के चंपानेर, सौराष्ट्र के गिरनार और गुजरात के चंपानेर, इन दो किलों को जो है इसने जीत लिया था। और ये दोनों जो किले थे ये अभेद्य माने जाते थे। ये किले जो थे ये किले अभेद्य माने जाते थे। ये किले कैसे माने जाते थे? तो अभेद्य माने जाते थे, जिसकी वजह से इसे बेगड़ा की उपाधि मिली, बेगड़ा की उपाधि मिली। महमूद को जो है बेगड़ा की उपाधि मिली। और यह अगर देखेंगे तो गिरनार, यहाँ पे जो है इसने दो नगर की स्थापना करता है। ठीक, पहला जो था सौराष्ट्र गिरनार के आसपास जो इसने नगर बसाया था वो था मुस्तफ़ाबाद। उस नगर का क्या नाम था? तो इसने मुस्तफ़ाबाद नामक एक नया नगर बसाया था। मुस्तफ़ाबाद नामक जो है इसने एक नया नगर बसाया था। सौराष्ट्र के गिरनार प्रांत में जो है इसने जब ये किलों को जीता तो इसने यहाँ एक नया नगर बसाया। दूसरा जो था गुजरात के चंपानेर किलों को जब जीता तो इसने जो है मुहम्मदाबाद नाम का एक नया नगर बसा है। यानी कि मुस्तफ़ाबाद और मुहम्मदाबाद नामक जो है इसने दो नए नगर बसाए थे। तो दो नए नगर किसके द्वारा बसाया गया था? तो सौराष्ट्र के गिरनार प्रांत पर और गुजरात के चंपानेर प्रांत पर जो है तो महमूद बेगड़ा के द्वारा ये जो दोनों नए प्रांत थे वो बसाए गए थे। इसके बाद इसके समय दो विदेशी यात्री आते हैं। एक है बारबोसा और दूसरा है बारथोमा। बारबोसा और बारथोमा ये दो विदेशी यात्री थे जो किसके समय आए थे? तो महमूद बेगड़ा के समय आने वाले ये दो विदेशी यात्री थे। ये दो विदेशी यात्री थे। कहा जाता है कि बारथोमा जो था इसने कहा कि यह एक ऐसा सम्राट था जिसकी मूछें इतनी लंबी थी कि यह उन्हें सर के पीछे ले जाकर के बांधता था। सर के पीछे ले जाकर बांधता था। वहीं पर अगर हम बारबोसा की बात करें तो इसने कहा कि सुल्तान को बचपन में ही जो है किसी के द्वारा जहर दे दिया गया था। किसी के द्वारा जो है बचपन में इसे
बचपन में जहर दे दिया गया था, जहर दे दिया गया था। और वैद्य ने बताया कि अब इसको जो है वैद्य के सलाह से महमूद वेगड़ा को जहर की थोड़ी थोड़ी बूंदें जो है इसको प्रतिदिन दिया जाने लगा। और इस तरह से यह एक विष पुरुष बन गया, यह एक विष पुरुष बन गया। कहा जाता है इसके हाथ पर यदि कोई मक्खी बैठ जाती थी, हाथ पर कोई मक्खी बैठ जाती थी तो वह तुरंत फूल कर मर जाती थी। वह फूल कर मर जाती थी। यदि इसके हाथ पर कोई मक्खी बैठ जाती थी तो वह तुरंत फूल करके मर जाती थी। और यह एक अनपढ़ शासक था, यह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसे विद्वानों की संगत पसंद थी। यह जो है पढ़ा लिखा नहीं था, यह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन विद्वानों की संगत इसे पसंद थी। विद्वानों की संगत इसे पसंद थी और विद्वानों के साथ रह करके इसने काफ़ी चीज़ें सीख लिया था। यह जो है काफ़ी चीज़ें सीख लिया था, काफ़ी चीज़ें यह सीख लिया था। और यह जो है एक कूटनीतिक शासक था, तो मित्रों आप इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं हम। यह एक कूटनीतिक शासक था। यह कैसा शासक था? तो यह एक कूटनीतिक शासक था। यह एक कूटनीतिक शासक था जो पत्राचार के माध्यम से मिस्र, टर्की और फारस के सुल्तानों के साथ संबंध रखता था। जो पत्राचार के माध्यम से मिस्र, टर्की और फारस के सुल्तानों से संपर्क में था। मिस्र, टर्की, फारस आदि सुल्तानों के साथ ये जो है संपर्क में था। कहा जाता है कि इसके जो है राज दरबार में उदयराज नामक एक विद्वान था। उदयराज एक विद्वान था जो संस्कृत का अच्छा जानकार था, जिसने महमूद चरित नामक काव्य की रचना की थी। महमूद वेगड़ा ने एक बाग स्थापित किया था, एक बाग लगवाया था इसने, जिसका नाम था बाग-ए-फिरदौस, या इसी को स्वर्गिक उपवन के नाम से भी जानते हैं। बाग-ए-फिरदौस को किस और उपनाम से जानते हैं? तो बाग-ए-फिरदौस को स्वर्गिक उपवन के नाम से जानते हैं। स्वर्गिक उपवन, बाग-ए-फिरदौस को और किस नाम से जानते हैं? तो बाग-ए-फिरदौस को स्वर्गिक उपवन के नाम से जानते हैं। तो यह बाग किसने लगवाया था? तो यह बाग जो है महमूद वेगड़ा ने लगाया था, स्वर्गिक उपवन। इसने द्वारका का भी अभियान किया था। इसने द्वारका का भी अभियान किया था और यहाँ पर अभियान कर इसने जो है मंदिर को क्षतिग्रस्त किया।
क्षतिग्रस्त किया। यहाँ पर जो इसने अभियान करके मंदिर को क्षतिग्रस्त किया और इसने जो है पुर्तगालियों की शक्ति को कम करने के लिए इसने मिस्र के शासक कनसावा से जो है इसने मदद ली और काफ़ी हद तक यह सफल भी रहा अरब सागर में जो है पुर्तगालियों पे नियंत्रण रखने के लिए। अरब सागर में पुर्तगालियों पर नियंत्रण के लिए इसने जो है क्या करता है कि यह मिस्र के शासक से जो है सहायता लेता है और काफ़ी हद तक यह सफल भी रहता है। यह जो है द्वारका का अभियान भी करता है। ये वहाँ पे क्या करता है, द्वारका का अभियान करके यह वहाँ के मंदिरों को भी क्षतिग्रस्त करता है। और यह जो था यह धार्मिक रूप से असहिष्णु था। महमूद बेगड़ा धार्मिक रूप से असहिष्णु था। यह असहिष्णु था। इसने यह एक समय खाने में 35 किलो जो है खाना खा जाता था। 35 किलो खाना खा जाता था। 4 किलो जो है ये मिठाई खा जाता था। 4 किलो यह मिठाई खा जाता था। नाश्ते में सुबह के नाश्ते में यह 159 केला और एक तस्तरी या एक टब मक्खन और एक टब घी जो है ये खा जाता था। 1 टब मक्खन और 1 टब घी खा जाता था। यहाँ तक कि सोते समय भी इसके बिस्तर के पास खाने की चीज़ें रख दी जाती थी ताकि यह उठ करके क्या करे कि इसको जो है दिक्कत का समस्या न परेशानी हो, ताकि यह आसानी जो है इसको जब भी भूख लगे तो ये उठ करके खा ले। तो ये इस तरह से जो है कुछ ऐसी पृष्ठभूमि या कहानी थी महमूद बेगड़ा की, जो एक कैसा शासक था, जो गुजरात का एक साम्राज्यवादी शासक था। और लगभग इसने जो है 52 वर्षों तक शासन किया। लगभग इसने कितने वर्षों तक शासन किया? तो लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। और यह एक सफल शासक था, साम्राज्यवादी शासक था। और इसकी नीतियाँ काफ़ी हद तक जो है सफल भी रहीं। और यह एक तरह से क्या करता था, गुजरात को अच्छी स्थिति में, यानी कि अपने समय में इसने गुजरात का जो है काफ़ी डेवलपमेंट किया, काफ़ी विकास किया। और एक तरह से जो है काफ़ी हद तक इसने व्यापारियों को भी काफ़ी छूट दी। इसने जो है काफ़ी छूट दिया। व्यापारियों को इसने काफ़ी छूट दी थी। और इस तरह से जो है चूँकि ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है रिलेशन स्थापित किया था। इधर हमने चर्चा किया था कि यह जो है मिस्र, टर्की, फारस आदि के देशों के सुल्तानों के साथ जो है ये पत्राचार के माध्यम जो है यह संबंध स्थापित करता था। तो कहीं न कहीं जो है यहाँ पे यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है व्यापार स्थापित करना चाहता था। और यहाँ तक कि हमने बताया कि द्वारका का ये जो अभियान किया था तो वहाँ के मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया था। साथ ही साथ जो हज करने वाले लोग रहते थे उनको जो है
समुद्री लुटेरों के द्वारा लूट लिया जाता था। उनको समुद्री लुटेरों के द्वारा लूट लिया जाता था, जिसकी वजह से इन समुद्री लुटेरों को समाप्त करने के लिए उसने जो है द्वारका का अभियान किया। ठीक है, अभियान किया और पूरी तरह से उनका दमन कर दिया, इस तरह से जो है महमूद बेगड़ा की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो महमूद बेगड़ा आपने देखा कि किस तरह से यह एक साम्राज्यवादी शासक था और इसने जो है लगभग 52 वर्षों तक, गुजरात के इतिहास में ये एक लंबा टाइम पीरियड है, लगभग जो है आधी सेंचुरी तक लगभग जो है इसने शासन किया गुजरात पे अकेले ही, और काफ़ी जो है इसने गुजरात में विकास किया, डेवलपमेंट किया। इसके बाद अगला जो शख्स था वो है महमूद गवाह। अगला शख्स कौन था? तो अगला शख्स है महमूद गवाह। महमूद गवाह जो था ये बहमनी का एक वजीर था, यानी कि बहमनी का यह एक प्रधानमंत्री था महमूद गवाह, जिसने अपनी कला कौशल, सैनिक नेतृत्व, कूटनीतिक के बल पर इसने जो है अपने समय में, अपने समकाल में बहमनी को पराकाष्ठ पर, यानी कि विकास के पराकाष्ठ पर, सर्वोत्तम पराकाष्ठ पर यह पहुंचा दिया। यानी कि इसको जो है बहमनी साम्राज्य के इतिहास में इसका एक जो काल था वह स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि फरिश्ता ने कहा है कि गवाह जो था, गवाह यह एक तरह से शाही बगीचे का एक फल के रूप में उत्पन्न हुआ या इसका जन्म हुआ। इसका जो है फरिश्ता ने कहा है, स्टेटमेंट दिया है कि गवाह जो है, महमूद गवाह का उत्कर्ष कुछ इस तरह से हुआ जैसे शाही बगीचे में एक फल की उत्पत्ति होती है। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं महमूद गवाह। एक्चुअली महमूद गवाह जो था यह फारस का था, पर्शियन का एक व्यापारी था। महमूद गवाह जो था यह पर्शियन का एक व्यापारी था और व्यापार की दृष्टि से ये दक्षिण भारत में आया हुआ था, दक्षिण की तरफ। और दक्षिण में उस समय जो है जो वर्चस्व चल रहा था उस समय टाइम पीरियड था बहमनी साम्राज्य का। ठीक, बहमनी साम्राज्य जो था ये दक्षिण में एक जो है, अब जिस टाइम पीरियड में हम बात करें गुजरात की, उसी टाइम पीरियड में लगभग उसी समकालीन में दक्षिण में भी एक मुस्लिम साम्राज्य का उत्कर्ष होता है जिसे हम लोग बहमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। इससे पहले हमने बहमनी साम्राज्य पर पूरा डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें 2 वीडियो थे। ठीक, 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके है, उसको आप लोग देखिएगा तो बहमनी साम्राज्य अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसके बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहमनी साम्राज्य के एक वजीर महमूद गवाह की, जो किस तरह से एक व्यापारी से एक प्रधानमंत्री के रूप में जो है प्रधानमंत्री के पद तक प्रतिष्ठित हुआ। न केवल प्रधानमंत्री के पद तक प्रतिष्ठित हुआ बल्कि उसने जो है अपने दम पर सबसे आगे बहमनी साम्राज्य को उस बुलंदियों तक पहुंचा दिया, उस पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया जहां तक लोग पहुंचने की कल्पना करते हैं। इसने उस कल्पना को साकार कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से इसका अंत इतना दुर्भाग्यपूर्ण होता है। चूँकि अगर बात करें तो जो दक्कनी थे, आफाकी थे, इससे पहले आप देखेंगे तो जो मध्य एशियन आफाकी थे उनको जो है एक तरह से आमंत्रित करके साम्राज्य में उनको बसने के लिए, अस्थायी रूप से बसने की इजाज़त दे दी गई थी। लेकिन चूँकि महमूद गवाह जो था यह दिन ब दिन जो है शक्तिशाली होता जा रहा था और कहीं न कहीं जो शत्रु थे, इसके विरोधी थे, उनके बीच में कहीं न कहीं ये वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो रही थी। इनके मध्य जो है वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो रही थी और यही वजह है कि कहीं न कहीं वो धीरे धीरे इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे और इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर वो इस कदर सफल हो गए कि उन्होंने सुल्तान को ये आश्वासन दिला दिया कि यह शत्रु देश, क्योंकि बहमनी की जो शत्रुता थी वो विजयनगर से थी। बहमनी की शत्रुता किससे थी? तो वो विजयनगर से थी। उस टाइम पीरियड हमने देखा था कि जो रायचूर का दोआब क्षेत्र था, रायचूर को दोआब के क्षेत्र को लेकर के लगभग बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में 200 वर्षों तक संघर्ष चला। एट लास्ट में फाइनल में जो युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध जो होता है, तालीकोटा के युद्ध में एट लास्ट में विजयनगर की पराजय हो जाती है। तो जो इसके शत्रु थे दक्कनी आफाकी जो थे,
उन्होंने सुल्तान को यह आश्वासन दिला दिया कि यह शत्रु देश के साथ मिला हुआ है, यह शत्रु देश के साथ मिल करके हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की जो गोपनीय चीज़ें हैं वो उसको साझा कर रहा है। और सुल्तान को यह बात, यह चीज़ें जो है उसको यकीन हो जाता है और इसने क्या किया कि अपने एक योग्य वजीर को जो है बिना कुछ सोचे समझे उसको प्राणदंड देता है, मृत्युदंड दे देता है। और यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बाद में उसको पश्चाताप भी होता है, लेकिन तब तक सब कुछ हाथ से निकल गया था। और इसके बाद जो होता है, 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के अंतराल के बाद वह अपने वजीर या प्रधानमंत्री का जो है सपूर्वक, ससम्मान, आदरपूर्वक जो है उसको जो है दफनाया जाता है। तो इस तरह से जो है इसका कुछ अंत होता है। तो आइए महमूद गवाह के बारे में हम देख लेते हैं। एक्चुअली में महमूद गवाह का जो उत्कर्ष होता है, दक्षिण में महमूद गवाह का जो उत्कर्ष होता है वो अलाउद्दीन अहमद के टाइम पीरियड में इसका उत्कर्ष होता है। अलाउद्दीन अहमद अगर देखिए बहमनी की बात करेंगे तो इससे पहले हमने बहमनी का वीडियो बनाया है, तो उसमें हमने देखा है तो बहमनी जो है ये आप देखेंगे तो लगभग दक्कन वाले बेल्ट में जो है यही बहमनी था। आगे चल कर के यह बहमनी जो है 5 प्रांतों में बढ़ जाता है। तो लगभग 180 वर्ष तक जो है इसने स्वतंत्र रूप से 180 वर्ष तक इसने जो है स्वतंत्र रूप से शासन किया। तो इस बहमनी का जो है ये वजीर था, बहमनी का यह वजीर था महमूद गवाह। दक्कन में ही यह इसका उत्कर्ष जो हुआ वो दक्कन में ही हुआ। और यह जो था अलाउद्दीन अहमद के समय, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के समय जो है इसका उत्कर्ष होता है, महमूद गवाह का उत्कर्ष होता है, इसका उत्कर्ष होता है। और यह एक्चुअली में यह जो था एक व्यापारी था। यह क्या था? एक व्यापारी था। और उसने मलिक उत तुज्जात इसने मलिक उत तुज्जात यानी व्यापारियों का प्रमुख की उपाधि इसको मिली थी। व्यापारियों का प्रमुख की उपाधि जो है किसको मिली थी? तो मलिक उत तुज्जात की उपाधि जो है महमूद गवाह को मिली थी। यह जो था यह एक ईरानी व्यापारी था जो दक्कन में व्यापार के उद्देश्य से आया था। और फलस्वरूप जो है किसी के माध्यम से यह सुल्तान से मिलता है। और उस टाइम पीरियड जो था इसका अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, इसके समय यह जो है उपस्थित होता है। और यहीं पे इसको जो है राज्य में सम्मिलित कर दिया जाता है। लगभग 23 वर्ष के अंतराल में लगभग इसने 23 वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। 23 वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। लगभग 23 वर्षों तक इसने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। और लगभग 3 सुल्तान के अंतर्गत 3 सुल्तान के समय जो है इसने अपने पद को सुशोभित किया। 3 सुल्तान के समय 23 वर्षों तक इसने जो है अपने पद को सुशोभित किया, गौरवान्वित किया। एट लास्ट में जो है इसे हुमायूं के टाइम पीरियड में तो जो महमूद गवाह का टाइम पीरियड था तो यह अगर देखेंगे तो लगभग 1459 से लेकर के 1481 से लेकर के 1481 तक 58 से लेकर के 1481 तक का जो टाइम पीरियड था वो महमूद गवाह का टाइम पीरियड था। और इस समय में जो है बहमनी साम्राज्य अपने स्वर्णिम काल में था। बहमनी साम्राज्य था वो अपने स्वर्णिम काल में था। इसके बाद यह अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के समय इसका जो है यह उपस्थित होता है। और हुमायूं के समय जो है
हुमायूं के समय इसने क्या किया कि इसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, इसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, इसको जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। जब इसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है, क्योंकि हुमायूं जो था इसने अपने समय में ही एक मंत्रिपरिषद के एक जो है परिषद का गठन किया था, एक परिषद का गठन किया था, एक परिषद का जो है इसने गठन किया था। और उस परिषद में जो है इसने क्या किया था कि उस परिषद में इसने जो है महमूद गवां के अलावा एक जो है इसने एक परिषद का गठन किया था, जिसमें राजमाता महमूद गवां सहित 4 अन्य लोग थे। इस जो है परिषद में महमूद गवां, राजमाता सहित 4 अन्य लोग थे। चूँकि हुमायूं की इस समय मृत्यु होती है, उस समय इसका बाला पुत्र जो था वो अल्पवयस्क था, मात्र 9 वर्ष का ही था। तो ये सारी जिम्मेदारियां जो थी राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी जो थी, तो वह मंत्रिपरिषद पे, यानी जो उसने परिषद का गठन किया था उस परिषद पे आ गई। तो इस तरह से महमूद गवां जो था वो सर्वे सर्वा बन गया, यानी कि सारे अधिकार जो थे वो किसके क्षेत्र में आ गए, तो सारे अधिकार जो थे वो महमूद गवां के क्षेत्र में आ गए, सारे अधिकार जो है वह इसके हाथ में आ गए। और महमूद गवां जो था, चूँकि यह योग्यतम व्यक्ति तो था ही, यह जो है एक योग्यतम व्यक्ति था, विद्वान व्यक्ति था। महमूद गवां योग्यतम के साथ साथ जो है यह एक विद्वान व्यक्ति था। इसने, क्योंकि इससे पहले हम देखेंगे तो जो बहमनी साम्राज्य था, जब इसकी स्थापना होती है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा, तो उसने जो है 4 प्रांत में विभाजित कर दिया था। उसने जो है बहमनी को शासित प्रशासित करने के लिए, अच्छे ढंग से सुचारू रूप से जो है प्रशासित करने के लिए इसने क्या किया था कि 4 भागों में विभाजित कर दिया था। आगे चल करके हमने देखा कि इसके समय महमूद गवां ने जो है प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए इसने क्या किया, इस 4 प्रांत को इसने 8 प्रांत में विभाजित कर दिया। 4 प्रांत को इसने क्या किया, 8 प्रांत में विभाजित कर दिया। इसने 4 प्रांत को इसने 8 प्रांत में विभाजित कर दिया। इसने 8 प्रांत में विभाजित कर दिया। 8 प्रांत में इसने विभाजित कर दिया। 4 प्रांत को इसने कितने भागों में विभाजित किया, 8 प्रांत में, जिसमें पहला था बरार को इसने 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें है गविल और माहुल। जिसमें कौन कौन सा है, गविल और माहुल। बरार को इसने कितने भागों में विभाजित कर दिया, 2 भागों में। पहला है गविल और दूसरा है माहुल। दूसरा है गुलबर्गा। दूसरा प्रांत कौन सा था, गुलबर्गा। तो इसने भी इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, बीजापुर और गुलबर्गा। बीजापुर और गुलबर्गा, यानी कि बरार को 2 भागों में विभाजित किया, गविल और माहुल, और गुलबर्गा को भी इसने 2 भागों में विभाजित किया, बीजापुर और गुलबर्गा। दौलताबाद को भी इसने 2 भागों में विभाजित किया। दौलताबाद यानी कि दौलताबाद को भी इसने 2 भागों में विभाजित किया, यानी कि दौलताबाद और जुन्नार। दौलताबाद और जुन्नार। और तेलंगाना को भी इसने 2 भागों में विभाजित किया। जिसमें एक है वारंगल और दूसरा है राजमुद्री। यानी कि इसने जो है शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए उसने 4 प्रांतों को, 4 जो है प्रांत था, उन 4 प्रांतों को इसने 8 प्रांतों में विभाजित कर दिया। तो जो 4 प्रांत थे, बरार, गुलबर्गा, दौलताबाद और तेलंगाना, इसको इसने 8 भागों में विभाजित कर दिया। गविल है, माहुल है, बरार को 2 भागों में विभाजित किया, गविल और माहुल में। गुलबर्गा को 2 भागों में विभाजित किया, बीजापुर और गुलबर्गा में।
बीजापुर और गुलबर्गा में। दौलताबाद को भी इसने 2 भागों में विभाजित किया, दौलताबाद और जुन्नार में। जबकि तेलंगाना को भी 2 भागों में विभाजित किया इसने, वारंगल और राजमुंद्री को। वारंगल और राजमुंद्री के रूप में भी इसने 2 भागों में विभाजित किया। इसकी देख लेते हैं सैनिक उपलब्धियाँ। सैनिक उपलब्धियाँ, अगला जो हेडलाइन है इसका वो कौन सा है? सैनिक उपलब्धियाँ। सैनिक उपलब्धियाँ, सैनिक उपलब्धियाँ। इसने सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते इसने क्या किया कि तुरंत इसने उड़ीसा और खानदेश पर अपना सैन्य अभियान किया। इसने जो है उड़ीसा और खानदेश पर इसने सफल सैन्य अभियान किया। उड़ीसा और खानदेश पर इसने क्या किया कि सफल सैन्य अभियान किया। उड़ीसा अगर देखेंगे तो ये जो है पश्चिम वाला बेल्ट जो है ये उड़ीसा है। उड़ीसा और यहाँ पे जो थे वो गजपति शासन कर रहे थे, उड़ीसा पे गजपति शासन कर रहे थे। जबकि खानदेश देखेंगे तो ये मध्य वाला बेल्ट है, ये वाला, ठीक है, मध्य वाला जो बेल्ट है ये खानदेश है, ठीक है, ये खानदेश है। और खानदेश पे जो है मलिक रजा फारूकी, यानी कि फारूकी वंश जो था उसे खानदेश भी कहा जाता था। तो यहाँ पे मलिक रजा फारूकी के द्वारा जो है फारूकी वंश की या खानदेश की स्थापना की गई थी, क्योंकि फारूकी वंश के जो शासक थे, जो सुल्तान थे, उन्होंने खान की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसको जो है खानदेश के रूप में जाना जाता है। तो इसने क्या किया कि महमूद गवाह ने तुरंत जो है इसने उड़ीसा और खानदेश पर सैन्य अभियान किया। और उड़ीसा और खानदेश पर इसने जब सैन्य अभियान किया तो न केवल सैन्य अभियान किया बल्कि सफल भी हुआ। सैन्य अभियानों में यह सफलता भी हासिल करता है, सफल भी हासिल हुआ, सफलता हासिल की। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वह है इसने गोवा और दाभोल जो था ये एक बंदरगाह क्षेत्र था। यह एक बंदरगाह क्षेत्र था, बंदरगाह। चूँकि गोवा देख रहे हैं तो ये अरब सागर यानी कि ये पश्चिम में स्थित था गोवा, और यहीं पे जो है ये दाभोल क्षेत्र भी स्थित था। और यह जो था यह एक प्रमुख जो है बंदरगाह था। यानी कि अरब क्षेत्रों से जो आने वाले जहाज़ थे यहाँ से जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था। तो कहीं न कहीं जो है इससे पहले ये बंदरगाह जो था वो विजयनगर साम्राज्य का आधिपत्य में था, विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र में था। लेकिन इसने क्या किया, तुरंत गोवा और दाभोल पर इसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी कि अभी से यह बहमनी साम्राज्य में मिला लिया। गोवा और दाभोल को इसने क्या किया, बहमनी साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद इसका कूटनीतिक देख लेते हैं कि यह जो था महमूद गवाह ये बहुत कूटनीतिक व्यक्ति था। यह जो है बहुत कूटनीतिक व्यक्ति था। इसने मालवा पर अधिकार करने के लिए गुजरात, जौनपुर और बंगाल के शासकों के सहायता ली। इसने मालवा पर अधिकार करने के लिए, मालवा चूँकि ये एमपी वाले बेल्ट में था मालवा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यही मालवा था, ठीक है। इस मालवा पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने जो है गुजरात के शासकों से भी सहायता ली, और तो और बंगाल के शासकों से भी सहायता ली, और तो और जौनपुर का जो सरकी शासक था, जौनपुर का जो सरकी वंश था, इससे भी इसने सहायता ली। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना कूटनीतिक व्यक्ति था, और कूटनीति के माध्यम से इसने जो है इस पर भी अपनी सत्ता कायम कर दी। कूटनीतिक कौशल के आधार पर इसने क्या किया कि मालवा पर अधिकार करने के लिए इसने क्या किया कि जौनपुर, गुजरात और बंगाल, इसने जौनपुर, गुजरात और बंगाल के सुल्तानों से सहायता ली।
सहायता ली और सहायता लेकर के मालवा पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। मालवा पर अब इसका अधिकार हो गया, यानी कि इसने जो है उड़ीसा पर भी अधिकार कर लिया और तो और उड़ीसा पर भी इसने अधिकार किया। इसके बाद इसने गोवा और दाभोल वाले बंदरगाह क्षेत्र पर भी इसने अधिकार कर लिया और मालवा पर भी अधिकार कर लिया। एक तरह से देखें तो यह भी अपने टाइम पीरियड में सबसे साम्राज्यवादी, यानी प्रधानमंत्री था, ठीक प्रधानमंत्री था, लेकिन सभी शक्तियां जो है इसी के हाथों में निहित थी, सभी शक्तियां जो है वो इसी के हाथों में निहित थी और इस तरह से इसने जो है साम्राज्य पे विस्तार किया। और इसने यानी कि जो एक तरह देखेंगे तो जो उपजाऊ क्षेत्र था, यानी कि जो बीदर दौलताबाद और बरार बीदर, दौलताबाद और बरार वाला ये जो बेल्ट था, इसका जो उपजाऊ क्षेत्र था, इस उपजाऊ क्षेत्र पर इसने अधिकार कर लिया। इसने जो है अधिकार कर लिया। बीदर, दौलताबाद, बरार, इन सभी क्षेत्रों का जो उपजाऊ क्षेत्र जो था उस पर इसने क्या किया, इसने अधिकार कर लिया। अगला है कृषि के विकास। अगला जो हेडलाइन है देख लेते हैं, कृषि का विकास। इसने कृषि के विकास में जो है कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? इसने कृषि के विकास के लिए इसने कृषि के विकास के लिए क्या किया? ये एक तरह से कृषि को विकास करने के लिए इसने भूमि की पैमाइश करवाई। इसने जो है भूमि के विकास के लिए क्या किया? कृषि के विकास के लिए इसने भूमि की पैमाइश की और सख्ती से राजस्व वसूल किया। इसने सख्ती से राजस्व वसूल किया और साथ ही साथ राजस्व को वसूल करने के लिए अधिकारियों को भी इसने राजस्व वसूल करने के लिए सख्त हिदायत दी। राजस्व वसूलने के लिए सख्त हिदायत दी। इसने जो है राजस्व वसूलने के लिए सख्त हिदायत दी अधिकारियों से। इससे पहले हमने देखेंगे तो जो इसने प्रशासनिक डेवलपमेंट के लिए जो 4 प्रांतों को 8 भागों में इसने विभाजित किया था, तो जो प्रांत के गवर्नर थे उनकी शक्तियों को इसने कम कर दिया। उसने क्या किया? तो जो प्रांत के गवर्नरों की शक्तियों को इसने कम कर दिया था। ठीक है, प्रांत के गवर्नरों की शक्तियां कम कर दी थी। जो गवर्नर थे, गवर्नर की शक्ति कम कर दी थी और गवर्नर को शक्ति कम करके इसने जो है इसे केंद्र के नियंत्रण में रखा। केंद्र के नियंत्रण में रखा। इसने जो है गवर्नर की शक्ति को कम करके और केंद्र के नियंत्रण में रखा। अगली जो हेडलाइन है वह है लोक शिक्षा। क्योंकि महमूद गवाह जो था ये एक विद्वान व्यक्ति था। यह जो है दर्शन, गणित, आध्यात्मिक आदि विषयों पर जो है इसकी अच्छी खासी पकड़ थी। यह एक विद्वान व्यक्ति था। तो इसने क्या किया? इसने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के उद्देश्य से इसने जो है बीदर में एक विश्वविद्यालय या मदरसा की स्थापना की। इसने जो है बीदर में लोक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए इसने बीदर में एक विश्वविद्यालय या मदरसा स्थापित किया। और यह जो विश्वविद्यालय या मदरसा था यह 3 मंजिला था। और इस विश्वविद्यालय में इसने जो है विद्वानों और आचार्य और विद्वानों को
विद्वानों को इसने, आचार्य और विद्वानों को इसने क्या किया कि ईरान, इराक, तुर्की आदि देशों से जो है इसने विदेशों से जो है इसने विद्वानों को आमंत्रित किया, बुलाया। विदेशों से जो है इसने आमंत्रित किया, विदेशों से बुलवाया। और यह मंजिला जो थी वो 3 मंजिला थी। ठीक, यह जो भीतर में विश्वविद्यालय या मदरसा था यह 3 मंजिला इमारत थे। और यह एक तरह से लाल जो है पत्थरों से इसे सजाया गया था, पत्थरों से इसे सजाया गया था, लाल पत्थरों से इसे सजाया गया था। और लाल पत्थरों से सजाने के अतिरिक्त इसमें जो है जो विद्यार्थी होते थे, जो स्टूडेंट होते थे, उन्हें निःशुल्क रहने की व्यवस्था भी थी, निःशुल्क रहने की व्यवस्था थी और खाने की भी व्यवस्था थी। निःशुल्क रहने की और खाने की व्यवस्था इसने कर रखे थे। और तो और इसने निकट में उसी के पास में एक पुस्तकालय, इसने जो है इसी के पास में निकट में ही एक पुस्तकालय बनवाया था जिसमें 3000 जो है हस्तलिखित पांडुलिपियों का संग्रह किया गया था, जिसमें 3000 हस्तलिखित पांडुलिपि 3000 हस्तलिखित पांडुलिपियों का जो है यहाँ पे संग्रह किया गया था। यानी कि एक तरह से अगर बात करें तो बहमनी साम्राज्य में जो है शिक्षा के क्षेत्र में पहल करने वाला महमूद गमा जो था ये प्रथम शख्स था। महमूद गमा यह प्रथम शख्स था जिसने जो है बीदर में एक मदरसा और विश्वविद्यालय की स्थापना करवाता है। और उस विश्वविद्यालय में जो है इसने शिक्षक जो थे वो ईरान इराक से जो है इसने विद्वानों को आमंत्रित किया। और विद्वानों को आमंत्रित जो करता है इसके बाद जो ये इमारत बनी थी, जो मदरसा इमारत बनी थी वो लगभग 3 मंजिला थी। वो इमारत 3 मंजिला इमारत थी जिसको जो है लाल पत्थरों से अत्यधिक सुंदर तरीके से उसको नक्काशी की गई थी, सजाया गया था। और साथ ही साथ उसी के बगल में यहाँ पे रहने वाले जो विद्यार्थी थे उनको जो है निःशुल्क रहने की व्यवस्था भी की गई थी। और निःशुल्क रहने के अलावा भी वहाँ पे जो है उनके खाने पीने का भी प्रबंधन किया गया था। और साथ ही साथ जो है वह 3 मंजिला इमारत थी, उसके बगल में ही एक पुस्तकालय की व्यवस्था की गई थी जिसमें 3000 हस्तलिखित पांडुलिपियों का संग्रह किया गया था, जिसमें 3000 हस्तलिखित पांडुलिपियों का भी प्रयोग किया गया था। और यहाँ पे इसी में जो है इसने हथियार रखने के लिए भी व्यवस्था किया था। इसने जो है इसी मदरसे में एक तरह से शस्त्रागार भी बनवाया था। शस्त्रागार भी यहीं पे जो है एक तरह से इसने बनवाया था, यानी कि हथियार को रखने के लिए भी इसने बनवाया था। हथियार रखने के लिए यहाँ पे इसने हथियार रखने के लिए भी इसको जो है बनवाया था। और एक तरह से जो है इसने विदेशों से गन पाउडर को आमंत्रित किया था। विदेशों से गन पाउडर, यानी कि एक तरह से जो है ये गन पाउडर जो होते थे यानी कि बारूद बनाने के, एक तरह से अगर कह दिया जाए तो आज के जो केमिस्ट होते थे तो इसने जो है विदेशों से आमंत्रित किया और इन्हें जो है स्थान दिया। इस तरह से जो है इसने जो है प्रोत्साहित किया। इसके बाद अगला जो हेडलाइन है इसको आप नोट कर लीजिए। अगली जो हेडलाइन है वो है सैन्य सुधार। अगली हेडलाइन कौन सी है? तो अगली हेडलाइन है सैन्य सुधार। इसने सेना में सुधार करने के लिए इसने जो है सेना को सुदृढ़ किया।
इसने जो है सैन्य सुधार किया, इसने सैन्य सुधार किया, सेना को अनुशासित किया, सेना को अनुशासित किया, सेना को अनुशासित किया और सेना को पुनर्गठित किया, सेना को पुनर्गठित या संगठित किया, संगठित किया। साथ ही साथ सभी को जो है सेना में, सभी को जो है सेना के लिए इसने क्या किया कि एक तरह से अनुशासित रहने के लिए इसने जो है उन्हें अनुशासित रहने की सख्त हिदायत दी। तो सैन्य भी इसने सैन्य सुधार किया। इसके बाद एक तरह से अगर बात करें हम महमूद गमा की, ठीक, महमूद गमा की, तो अन्य उपलब्धियां जो थी, एक व्यक्तिगत उपलब्धियों की बात करें तो महमूद गवा एक बहुत ही सिंपल सादा जीवन व्यतीत करने वाला था, सादा जीवन व्यतीत करता था। साथ ही साथ यह मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाता और खाता था। यह मिट्टी के बर्तनों में खाना खाता और पकाता था, मिट्टी के बर्तनों में खाता और पकाता था। साथ ही साथ साधारण बिस्तर पर लेटता था, साधारण बिस्तर पर ही यह लेटता था। और यहाँ तक कि महमूद गमा के बारे में फरिश्ता ने एक स्टेटमेंट दिया है, फरिश्ता ने एक स्टेटमेंट दिया है। इसने कहा कि महमूद गमा का उत्कर्ष इस प्रकार हुआ, बहमी साम्राज्य में महमूद गमा का उत्कर्ष इस प्रकार हुआ जैसे शाही बगीचे में किसी फल का, जैसे उत्कर्ष हुआ जैसे शाही बगीचे में किसी फल का। महमूद गमा का इस तरह से इसका उद्भव हुआ, इस तरह से इसका जो है उत्कर्ष हुआ जैसे कि शाही बगीचे में किसी फल का। इस तरह से हमने देखा कि महमूद गमा जो है विकास के चरमोत्कर्ष पे था। महमूद गमा दिन ब दिन शक्तिशाली होता जा रहा था, दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा था, इस तरह से धीरे धीरे इसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी, शक्तिशाली होता जा रहा था। प्रतिदिन शत्रुओं की भी संख्या बढ़ती जा रही थी, शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। दिन प्रतिदिन शत्रुओं की भी संख्या बढ़ती जा रही थी। और हमने देखा कि इस तरह से धीरे धीरे जो इसके विरोधी थे, जो थे उन्होंने षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से हमने देखा कि दिन प्रतिदिन जो है बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत के शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये स्वाभाविक ह्यूमन नेचर है। यदि कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ने लगता है तो उसके आसपास के लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसके शत्रु बन बैठते हैं। और चूंकि महमूद गमा जो था इस समय अपने स्वर्णिम काल के दौर में था, इसमें जो है वो अपने स्वर्णिम काल के दौर में था। उसकी शक्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही थी। और ये बात कहीं न कहीं जो अमीर वर्ग था, जो है एक तरह से अमीर वर्ग था, जो दक्कनी अमीर वर्ग था, वो कहीं न कहीं जो इसके शत्रु बन बैठे और उन्होंने धीरे धीरे इसके खिलाफ षड्यंत्र रचना
प्रारंभ कर दिया। और जब षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया तो होता क्या है कि उन्होंने इसके खिलाफ जो है सुल्तान के कान भरने प्रारंभ कर दिए। उन्होंने जो है सुल्तान के कान भरने प्रारंभ कर दिए। और इस बात से अनभिज्ञ महमूद गवाह जो है वह दिन प्रतिदिन जो है बहमनी साम्राज्य के उत्कर्ष में लगा हुआ था। वह दिन प्रतिदिन जो है बहमनी साम्राज्य के उत्कर्ष में लगा हुआ था। और इस तरह से वो जो इसके विरोधी थे दक्कनी और अफाकी, दक्कनी अमीर वर्ग जो दक्कनी और अफाकी वर्ग था, वो जो है इसके षड्यंत्र में लगे रहे। और एट लास्ट में जो है वह सुल्तान को इस कदर यकीन दिलाने में सफल हो गए, इस कदर जो है उन्होंने सुल्तान को यकीन दिलाने में सफल हो गए। चूँकि शत्रुता जो उस समय थी वो विजयनगर की बहमनी साम्राज्य से थी। और शत्रुता का जो मेन कारण था वो कौन था? रायचूर का दोआब क्षेत्र था। उसको लेकर के हमने देखा कि दक्षिण भारत के इतिहास में लगभग 200 वर्षों तक वो युद्ध चलता रहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि उन्होंने यह यकीन दिला दिया कि महमूद गवाह जो है यह एक राष्ट्रद्रोही है, यह राष्ट्रवादी न होकर के ये क्या है? राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। इस तरह से जो है उन्होंने कहा कि महमूद गवाह एक क्या है? राष्ट्रद्रोही है। यह जो है दक्कनी अमीर और अफाकी जो मध्य एशिया के थे, जो मध्य एशिया के थे और वो भारत में आकर के जो है अस्थायी रूप से बस गए थे, दक्कन में आकर के बस गए थे, वो जो है इसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे खिलाफ में, और सफल हुए। इस बात से अनजान महमूद गवाह जो था, और उन्होंने सुल्तान को यकीन दिला दिया कि यह एक राष्ट्रद्रोही है। यह क्या है? यह एक राष्ट्रद्रोही है। यह एक राष्ट्रद्रोही है और विजयनगर के शासकों से यह मिला हुआ है, विजयनगर साम्राज्य से यह मिला हुआ है। एक राष्ट्रद्रोही है और विजयनगर साम्राज्य से मिला है, विजयनगर साम्राज्य से यह मिला हुआ है। और सुल्तान उनकी बात का यकीन कर लिया। सुल्तान उनकी बातों में आ गया और बिना विचार विमर्श किए वह एक कठोर कदम उठा लिया। वह एक जो है सुल्तान उसकी बातों में आकर के एक गलत निर्णय ले बैठा और उसने जो है इस समय तत्कालीन जो सुल्तान था मोहम्मद तृतीय था। वह कौन था? मोहम्मद तृतीय था। और इसमें जो टाइम पीरियड था वही लगभग 1481-82 के आसपास था। इस समय सब टाइम पीरियड कौन था? मोहम्मद तृतीय था। 1481-82 का टाइम पीरियड था। और इस तरह जो है यह मोहम्मद तृतीय जो है इसको मृत्युदंड दे देता है। यह जो क्या करता है कि इसको मृत्युदंड दे देता है। और जब मृत्युदंड दे देता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि लगभग मृत्युदंड देने के बाद वह एक वर्ष बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लिया और उसने जो है अपने बहुत पश्चाताप हुआ उसे, और उसने अपने वजीर का
सम्मानपूर्वक दफनाया। और इधर महमूद गवां की मृत्यु के बाद ही लगभग 2 दशक बाद, मृत्यु के लगभग 2 दशक बाद बहमनी साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया। 2 दशक बाद बहमनी साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया। और आगे चल कर के हमने देखा कि बहमनी साम्राज्य विघटित होकर के वह 5 भागों में टूट जाता है, जिसमें है बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पर हमने पीछे वीडियो पूरा डिटेल से बनाया है, 2 वीडियो है 1 घंटे का। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को अच्छी तरह से समझने के लिए आप उस वीडियो को पूरा डिटेल से देखिएगा। वो बहुत, यकीन मानिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। इस तरह से जो है बहमनी साम्राज्य ने अपना एक योग्यतम वजीर खो दिया। एक छोटी सी गलती की वजह से एक योग्यतम और प्रतिभाशाली वजीर को खो दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आने वाले 2 दशकों के बाद जो है बहमनी साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया। और न केवल पतन हुआ, एक तरह से यह 5 भागों में विभाजित हो गया और आगे चल कर के बहमनी साम्राज्य पूरी तरह से पतन हो गया। तो इस बात से हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें कभी भी जो है किसी के द्वारा बताए हुए बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, जब तक कि हम अपने प्रत्यक्ष आंखों से ना देखें। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा परिणाम जो है आगे चल कर के भुगतने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसलिए हमें इस बात से यह प्रेरणा लेना चाहिए। तो इस तरह से महमूद बेगड़ा और महमूद गवां का इतिहास जो है यहीं समाप्त होता है। तो यकीनन मुझे ये विश्वास है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप इनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ जो है काफ़ी हद तक आप जानने का प्रयास करेंगे। और ये चीज़ें जो है कई जगह से फैक्ट जो है कलेक्ट किए गए हैं, तो आप इस बात से बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक, तो हमने देखा महमूद बेगड़ा और महमूद गवां के बारे में, दोनों एक दूसरे के समकक्ष थे। महमूद बेगड़ा जो था वो एक सुल्तान था, जबकि महमूद गवां जो था वो एक वजीर था, प्रधानमंत्री था बहमनी साम्राज्य का। जबकि महमूद बेगड़ा जो था ये गुजरात का शासक था, एक साम्राज्यवादी शासक था। इसने मात्र 13 वर्ष की अवस्था में जो ये सुल्तान बन करके लगभग 52 वर्षों तक शासन करता। और ये गुजरात के इतिहास में एक जो है स्वर्णिम अध्याय था। इसने अपने समय में सर्वाधिक डेवलपमेंट करता है। जबकि महमूद गवां देखें, हमने देखा कि महमूद गवां ने अपने समय में, अपने टाइम पीरियड में बहमनी साम्राज्य को विकास के सर्वोत्तम यानी कि सर्वकाशा पर पहुंचा दिया। न केवल उसने विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार किए, बल्कि जो है उसने कूटनीति के माध्यम से भी कई क्षेत्रों को आपस में विलय कर लिया। तो इस तरह से मित्रों ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो ये टॉपिक ज़रूर से देखिएगा, मिस बिल्कुल मत करिएगा। तो अब हम इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।